दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हमने क्विकबुक ऑनलाइन में अकाउंट और सेटिंग कैसे हमने करनी है। तो लास्ट वीडियो में हमें देखा था कि कैसे हमने क्विकबुक होता क्या है, कैसे हम उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने जहाँ तक मुझे याद है, मैंने आपको लास्ट टाइम अलग अलग कंट्रीज दिखाई थी कि किस किस कंट्रीज के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हमने सपोज हमने क्विकबुक ले लिया है, तो सबसे ज़रूरी जो और सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कि अपने जो आपकी बिजनेस है उसके बारे में डिटेल डालनी है। तो दोस्तों आज हम वही सीखेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये है हमारा सेटिंग में आप जाओगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे सबसे पहले। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर जाओगे अकाउंट एंड सेटिंग्स योर कंपनी के अंडर में। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और इसके बाद हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। पहला है कंपनी, ओके, दूसरा है जैसे ये हमसे पूछ रहा है कि आपकी क्या टाइप है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग डालेंगे तो इसमें इन्वेंट्री का भी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और हम कोई सर्विस इंडस्ट्री ले लेते हैं। हम ऐसे करते हैं, चलो हम मैन्युफैक्चरिंग ले लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का ऑप्शन आएगा। यहाँ कंपनी से रिलेटेड सेटिंग डालनी है हमने, और उसके बाद आएगा सेल्स से रिलेटेड। ठीक है, मैं आपको 1 बाय 1 हर एक ऑप्शन के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होता है, और उसके बाद आएगा एक्सपेंसेस के बारे में, उसके बाद आएगा एडवांस के बारे में। जो सबसे पहला हमारा है कंपनी के बारे में। दोस्तों इस ऑप्शन में ये जो हमारा है, इसमें हमें क्या डालते हैं कि सबसे पहले हमें डालना है इसमें कंपनी नेम। ठीक है, और उसके बाद डालना है लीगल नेम। दोस्तों लीगल नेम क्या होता है कि जो भी आपका कंपनी है या जो भी आपकी बिजनेस है उसका जो नाम रजिस्टर्ड हुआ है, जैसे पैन नंबर में अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी है, तो आपने वो नाम डालना है, और ऊपर भी आपने ऐसे ही डालना है। और जो यहाँ पर अगर आपका सपोज आप प्रोप्राइटर हो, आप सिंगल ओनर हो, तो आपने जो भी आपको अच्छा लगता है बिजनेस का नाम, आप वो डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपने पैन नंबर डालना है इधर। ठीक है, और यहाँ पर आपने अपनी कंपनी का नाम डालना है। और अगर आपका कंपनी का नाम और लीगल नेम सेम है तो आपने जस्ट कुछ नहीं डालना है यहाँ पर। ठीक है, वो अपने आप नीचे आ जाएगा। इसके बाद आता है जीएसटी नंबर। दोस्तों इसके अंदर आपने जीएसटी नंबर डालना है। ठीक है, अगर आपने जीएसटी अप्लाई किया है तो आपने जीएसटी नंबर डालना है, अगर नहीं अप्लाई किया तो उसको छोड़ देना है। नेक्स्ट जो हमारा आएगा कंपनी टाइप। अब कंपनी टाइप के अंदर देखो दोस्तों, सबसे पहले है कि टैक्स फॉर्म कौन सा आपका। अगर आपका आप सिंगल ओनर हो तो आप सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप लिमिटेड कंपनी है तो पार्टनरशिप में जाओगे, अगर कोई कॉर्पोरेट है, पब्लिक कंपनी है तो आप उसमें जाओगे। तो और अगर आपका कोई पब्लिक कंपनी है स्मॉल, तो आप यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हैं। और वैसे ही अगर कोई आपकी सोसाइटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ये कर सकते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और लिमिटेड लायबिलिटी की है तो यह भी कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप ये डाल सकते हो। तो हमारे केस में हम सोल प्रोवाइडर डाल देते हैं। अब आता है आपकी जो
इंडस्ट्री है जो मैंने पहले ही मैन्युफैक्चरिंग डाली हुई है, हम तो सेव कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कंपनी का ईमेल आईडी डालना है, और कंपनी का ईमेल आईडी डालने से क्या होगा कि आप किसी को भी इनवॉइस भेजेंगे तो वहाँ पर वो आपका जो कंपनी का जो नाम है, सॉरी ईमेल है, वो वहाँ पे मेंशन कर देगा। ओके, यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर डालना है, जो भी अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, और जहाँ पर जिसका भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा वही बिल के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर होगा। यहाँ पे हमारी वेबसाइट अलग से सेव कर देना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हमारा एड्रेस हो गया। हाँ, वो आपको पता ही होगा, यहाँ स्टेट डालना है हमने, यहाँ पे हमारा पिन कोड आएगा। ठीक है, और सेम एज कंपनी एड्रेस, सेम एज कंपनी एड्रेस, ये दोनों सेम ही है। अच्छा, ये लीगल। तो दोस्तों इसमें क्या है कि सेम होना चाहिए। अगर आपका डिफरेंट है, सपोज आपकी ब्रांच है, ठीक है, तो आप अलग से कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं इसे। उसके बाद में सेव कर देना है। ठीक है, ये हमारा हो गया है। लास्ट जो ये सबसे पहला जो था, हम यहाँ पे अपना लोगो भी डाल सकते हैं। आपने यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, और जहाँ भी आपका लोगो पड़ा है आप वहाँ से इसको पिक करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट हमारा है सेल्स। तो सेल्स में कस्टमाइज का है, कस्टमाइज द वे फॉर्म लुक टू योर कस्टमर। तो दोस्तों इसमें ना सेल्स का जो इनवॉइस का जो फॉर्मेट होता है, फॉर्म क्या कह सकते हैं हमसे, इसमें काफ़ी सारे फॉर्म दिए होते हैं, और उसमें से हमें देखना होता है कि कौन सा हमें अच्छा लग रहा है फॉर्म, और चाहे तो हम उसमें सेटिंग भी कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं। नेक्स्ट है सेल्स फॉर्म कंटेंट। तो प्रेफर्ड इनवॉइस टर्म, आपकी जो क्रेडिट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप कितने दिनों का क्रेडिट देते हैं, उधार देते हैं। अगर नेट 30 है, 30 डेज का देते तो 30, 15, 50, और ड्यू ऑन रिसिप्ट अगर कुछ भी नहीं देते तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रेफर्ड डिलीवरी मेथड, तो प्रिंट लेटर, सेंड लेटर ऑन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपको जो ये 1 सेकेंड। सो दोस्तों इसके अंदर होता क्या है कि कभी कभी हम प्रिंट अभी देना नहीं चाहते, तो और प्रिंट के थ्रू हम उसको भी भेजना नहीं चाहते, तो हम यहाँ पर प्रिंट लेटर कर सकते हैं। अगर सपोज आप उसी टाइम अगर आप उसको प्रिंट निकालना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसको नन कर दीजिए। और वैसे ही सेंड लेटर का है, इसमें एक ऑप्शन होता है व्हाट्सएप, जो हमारा क्विक बुक है बड़ा अच्छा, वो कहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने बिल भेज सकते हो। तो अगर आप ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, और अगर आप लेटर बाद में भेजना चाहते हैं तो आप उसको आप नॉन कर सकते हैं। अदरवाइज आप, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया हूँ। अगर आपने इसको अभी भेजना है तो आप नन कीजिए, अगर आपने इसको बाद में भेजना है तो आप लेटर कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शिपिंग का। तो अगर सपोज हम शिप के थ्रू उसको भेज रहे हैं सामान, तो हमें उस यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर डालना होगा, ठीक है, और क्या कोरियर है वो भी मेंशन करना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेट, ट्रैकिंग नंबर और डेस्टिनेशन। तो ये डालने से उस सेल्स के फॉर्म पर ये ऑलरेडी एक ऑप्शन आ जाएगा शिपिंग का, ठीक है, और वो वहाँ पर मेंशन हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो इसकी जो कॉस्ट है वो भी अलग से वहाँ पर मेंशन हो जाएगी, जो भी हम डालना चाहते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर एक कस्टम फील्ड्स भी है, इसमें हम कुछ भी कस्टम फील्ड, जैसे कि हम अपना सेल ऑर्डर नंबर डाल सकते हैं हम चाहे तो, ठीक है दोस्तों, और या तो हमारा ई-वे बिल नंबर है वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमने पब्लिक के लिए करना है, अगर हमने इंटरनली रखना है, सिर्फ हम देख सकते हैं, तो सिर्फ हमने इंटरनली क्लिक करना है। और अगर हमने इसको पब्लिक, अगर जिसको हम भेज रहे हैं हम उसके लिए करना है, तो हम यहाँ पर दोनों पब्लिक और इंटरनली दोनों ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा है
कस्टम ट्रांजैक्शन नंबर। सो दोस्तों इसमें क्या होता है कि बहुत सारे, कुछ मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, कुछ हमारे जो बिजनेसेस होते हैं उसमें वो क्या करते हैं, अपना एक कस्टम ट्रांजैक्शन नंबर बना लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होता है वो। जैसे कि वो लिख लेते हैं कि जैसे SJ बुक कीपिंग है मेरा, बुक कीपिंग डाल के /2021 इस तरह से। तो इस तरह से वो दिखा देते हैं और उनका अपना ही एक इनवॉइस नंबर का एक पैटर्न होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स एंड रिटेल इनवॉइसेस। सो दोस्तों अगर आप अपना क्लासिफिकेशन दिखाना चाहते हो कि जैसे किसी में हमारा 5% है, किसी में 18 है, किसी में 12% है, तो आप वो दिखाना चाहते हो तो आप अलग से इसको एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। और इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है ये वाले ऑप्शन की, क्योंकि जो ये ऑप्शन है आपका सेपरेट नंबरिंग फॉर रिटेल इनवॉइसेस, क्योंकि अगर आपका GST नंबर है तो मतलब आपको हर एक में टैक्स दिखाना पड़ेगा। हाँ ये हो सकता है कि ये कहना चाह रहा है कि अगर आप होलसेल का बिजनेस करते हो तो उसके लिए एक सेपरेट नंबर हो और रिटेल के लिए अलग हो। अगर ऐसा है तो हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस डेट। सो अगर सपोज आपका सर्विस इंडस्ट्री है और आप अपने बिल में दिखाना चाहते हो कि हमने इस तारीख को ये परफॉर्म किया था, आपको सर्विस दी थी, जैसे AC की सर्विस है, आपका बिजनेस AC से क्लीनिंग का काम है, तो आप इस तरह से इसको एक्टिवेट करके वहाँ पर अपनी सर्विस डेट दिखा सकते हो कि हमने इस टाइम या इस डेट को ये सर्विस परफॉर्म की थी। नेक्स्ट हमारा है टोटल डिस्काउंट। दोस्तों अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हो तो अलग से डिस्काउंट को शो करने के लिए आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। नेक्स्ट है आइटम वाइज डिस्काउंट। अगर आइटम वाइज दिखाना है तो आप आइटम वाइज दिखा सकते हो। और ये है डिपॉजिट। सो देखो दोस्तों हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, एक तो हम उसी टाइम सेल काट देते हैं सेल रिसिप्ट्स, और दूसरी होती है जो हम इनवॉइस काटते हैं जो हमारे क्रेडिट पे होते हैं। तो ये जो है वो है क्रेडिट के लिए है, और इसमें होता क्या है कि कभी कभार वो हमें कुछ अमाउंट जो है वो अभी दे देता है और कुछ कहता है कि काम होने के बाद देंगे, ठीक है। तो उस केस में वो हमारा क्रेडिट भी है, क्रेडिट नहीं भी है, पार्शियली क्रेडिट है, ठीक है। तो इसलिए हम इस ऑप्शन को भी ऑन कर सकते हैं। राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट फॉर सेल ट्रांजेक्शन। तो दोस्तों आपको पता है कि पॉइंट समथिंग ऐसा आ जाता है, मैंने भी काफ़ी बार देखा है कि कोई भी ऐसे जैसे कि 10,000, 20, मान लो इस तरह की 200.57 इस तरह से आ जाता है दोस्तों। तो इस चीज़ को हटाने के लिए भी हम ये राउंड ऑफ का कर सकते हैं यूज़, इसको एक्टिवेट करके। उसके बाद आपने बस सेव कर देना है इसे, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट जो है वो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज है, इसमें शो प्रोडक्ट सर्विस कॉलम ऑन सेल फॉर्म। सो सबसे पहला हमारा आता है शो SKU कॉलम। सो दोस्तों आपको पता ही होगा SKU क्या होता है। हर एक प्रोडक्ट का अपना एक कोड होता है, जैसे मैं इसमें दिखाता हूँ आपको ये। सो आप यहाँ देखोगे तो ये इस तरह का कोड होता है, और ये होता दिखता कैसे है, ये इस तरह से दिखाई देता है दोस्तों। इसका बेनिफिट क्या है कि दोस्तों कि हमारा हर प्रोडक्ट जो है ना वो एक अलग होता है। हम जब हमारे पास परचेज करते हैं तो हमारे पास हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये प्रोडक्ट ये है, और जब हम सेल करते हैं तो हमें पता लग जाता है इसको स्कैन करके कि ये वही प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता कि गलती नहीं होती कि हम कोई और प्रोडक्ट बेच रहे हैं और खरीद कोई और प्रोडक्ट रहे हैं, ठीक है, दोनों सेम रहते हैं। सो दोस्तों इसके बाद हमारा है ट्रैक क्वांटिटी एंड प्राइस। दोस्तों अगर आप अपने जो बिल में सेल बिल में
रेट दिखाना चाहते हो और क्वांटिटी दिखाना चाहते हो तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रैक क्वांटिटी इन्वेंट्री क्वांटिटी ऑन हैंड। तो दोस्तों अगर आपने अपनी क्वांटिटी भी जो है इन्वेंट्री को चेक करना है, देखना है कि आपके पास कितना रह गया है, तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रोग्रेस इनवॉइसिंग। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप सपोज आपका किसी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, आपने उसको इस पे लिखा हुआ है क्रिएट मल्टीपल पार्शियल इनवॉइसेस फ्रॉम ए सिंगल एस्टिमेट। तो आपका किसी से सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में ही उसके सारे बिल बना दिए, मतलब एक सिंगल बिल ही बना दिया है। तो उस केस में क्या होता है कि हमें थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हमारा काम हो रहा है, जैसे जैसे हम गुड्स भेज रहे हैं, उनको डिलीवरी कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम उनका बिल बनाते हैं। तो उस केस में हम यहाँ पे डाल सकते हैं मल्टीपल पार्शियल इनवॉइसेस फ्रॉम ए सिंगल एस्टिमेट। जो भी हमारा उनके साथ एस्टिमेट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी प्रोग्रेस है हम उसके अकॉर्डिंग उनको बिलिंग कर सकते हैं और अलग अलग बिल बना सकते हैं सेम एस्टिमेट या सेम ऑर्डर के अगेंस्ट में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो है मैसेजेस, डिफॉल्ट ईमेल मैसेजेस सेंड विद सेल फॉर्म्स। सो दोस्तों इसके अंदर होता क्या है कि आप उन्हें एक डिफॉल्ट ईमेल मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ मैसेजेस लिखे हुए हैं, जैसे सेल्स के इनवॉइस के लिए ये लिखा हुआ है हियर इज योर इनवॉइस वी अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट पेमेंट, ठीक है, और एस्टिमेट के लिए लिखा हुआ है, क्रेडिट कार्ड के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, सेल रिसिप्ट्स के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, और कस्टमर स्टेटमेंट के लिए भी लिखा हुआ है यहाँ पर। बट इसके लिए आपने उस पर्सन की या उस कस्टमर की ईमेल आईडी जरूर डाली हो, तभी ये ईमेल उनको जाएगी। ठीक है, ये है, आप अगर चाहते हैं कि कॉपी आपको अकाउंट में भी आए तो आप अपना अकाउंट यहाँ पर अपने ईमेल मी पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको सीसी चाहिए या बीसीसी चाहिए तो आप वो भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर दोस्तों अगर सपोज आपने अपना अलग से कुछ बनाना है तो आप वो यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा है इसे हम कर देते हैं रिमाइंडर्स। अब हमारा क्या है कि हमने सेल कर दिया है बट पेमेंट हमारी आई नहीं है, तो दोस्तों इस केस में भी हमारे पास एक ऑप्शन है रिमाइंडर्स का। ऑटोमेटिकली उसकी ईमेल्स पर रिमाइंडर जाता रहेगा, जैसे कि रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 बिफोर ड्यू डेट, ताकि उसकी ड्यू डेट मिस ना हो। तो उसके लिए भी अलग से रिमाइंडर है बाय डिफ़ॉल्ट, और ऑन ड्यू डेट और आफ्टर ड्यू डेट। अगर आप यहाँ पे आप देखोगे, जैसे हमारा फर्स्ट रिमाइंडर है, आप यहाँ पे डेट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये अगर हम उसको ऑन कर देते हैं अपने आप ही उनके पास रिमाइंडर जाता रहेगा। अगर उनकी पेमेंट जो हमारी टर्म है, क्रेडिट टर्म है, उसके अकॉर्डिंग नहीं आती है टाइम से, और उससे आने से जो ड्यू डेट से 3-4 दिन पहले जो भी हम सेट करेंगे वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट है ऑनलाइन डिलीवरी। इसमें हम देखते हैं कि दोस्तों हमने उसको जो मेल देनी है इनवॉइस के लिए, वो हमने अटैचमेंट देनी है उसको, ठीक है, और अटैचमेंट के साथ साथ हमने उसको डिटेल में डिटेल देनी है बिल की, या फिर हमने सिर्फ शॉर्ट में समरी बतानी है। ठीक है, तो उस पर्पस के लिए हम यहाँ पर इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। कस्टमर स्टेटमेंट्स, तो दोस्तों यहाँ पर है कि आप हम अपनी जो कस्टमर स्टेटमेंट्स हैं उसके लिए यहाँ पर है लिस्ट ईच ट्रांजैक्शन एज ए सिंगल लाइन, ठीक है, और लिस्ट ईच ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग ऑल डिटेल्स लाइन। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने जो उसको बेचा है उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी नीचे वाले ऑप्शन में, और इसमें क्या होगा कि सिर्फ अमाउंट आई है आपकी सिंगल, ठीक है, और शो एजिंग टेबल एट बॉटम ऑफ योर कस्टमर। इसमें क्या है कि आपने सेल कर दिया तो उसको कितना टाइम हो गया, मतलब उसकी कितना ओल्ड हो गया है वो, तो उसकी एजिंग आएगी। जैसे आज सपोज मैं अगर किसी को भेजता हूँ, आज 9 जून है
और वो 9 जून है, तो वो सपोज 10 दिन हो चुके हैं। सपोज 10 दिनों के बाद कितना हो गए 19, तो यहाँ पर 10 डेज लिखा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हमारे ये सेल्स वाला जो है सेटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो हमारी सेटिंग होगी वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगी। इसे मैं अभी फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ, बट आपको सेव करना है। सो दोस्तों एक्सपेंसेस सेटिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है बिल्स एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है शो आइटम टेबल ऑन एक्सपेंसेस, और इन परचेज फॉर्म का मतलब है हमारा जो परचेज का बिल है, ठीक है। तो ये हमें हमेशा एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि हमारे पास डिपेंड करता है दोस्तों, अगर आपके पास कुछ आइटम भी आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, और वो आइटम आपने सेल करनी है, तो इसके लिए हमें ये करना होगा। अगर सपोज आपकी सर्विस है तब भी, और मेरे हिसाब से आपको ये एक्टिवेट ही रखना चाहिए। हो सकता है कि कभी कभी आप डायरेक्ट ही आप अपने खर्चों के अकाउंट में हिट कर दो, अलग से आपको कोई इन्वेंट्री को यूज़ ना करना पड़े, तो ऐसा भी हो सकता है। बट मैं चाहूँगा कि अपने केस में इसको एक्टिवेट करना। नेक्स्ट है ट्रैक एक्सपेंसेस एंड आइटम्स बाय कस्टमर। सो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपका कस्टमर का नाम भी साथ में लिखा आ जाता है। मेक एक्सपेंसेस एंड आइटम बिलेबल, मेक एक्सपेंसेस एंड आइटम बिलेबल। दोस्तों ये क्या होता है कि अगर सपोज आपकी सर्विस इंडस्ट्री है और आप कोई ऐसा खर्चा कर देते हैं आपके कस्टमर के कहने पर, तो आप कोई खर्चा कर देते हैं तो आप उससे रिकवर करना चाहते हैं पैसों को, ठीक है। तो आप जब परचेज करोगे तो आप अगर इसे एक्टिवेट कर देते हो तो अपना मार्कअप ऐड करके कि हमने मार्जिन रखना है, मतलब 20% हम प्रॉफिट रखेंगे, और फिर वो हम जब उसको सेल का बिल बनाएंगे तो वो 20+ मार्कअप लगने के बाद वहाँ पर वो जो हमने खर्चा या कुछ भी आइटम हमने अपने कस्टमर के ब्याह में ली थी वो वहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। और राउंड ऑफ का आपको पता ही है कि कुछ पॉइंटों में जो होता है डेसिमल्स में, उसको राउंड ऑफ करने के लिए। और नेक्स्ट है हमारा डिफ़ॉल्ट बिल पेमेंट टर्म्स। तो अब हमने पेमेंट जो है बिल्स की कब करनी है, नेट 15 डेज़ में, 30 और 60 डेज़ में, तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो AP है वो शो करेगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों ये जो आपका है ना ट्रैक एक्सपेंसिव आइटम बाय कस्टमर्स, तो इसमें क्या होता है कि कुछ आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, ठीक है, और आपको पता है कि आपने ये जो चीज़ परचेज कर रहे हो आइटम वो अपने कस्टमर के लिए कर रहे हो, तो आप वहाँ पर अपने कस्टमर को नाम भी ऐड कर सकते हो इसको एक्टिवेट करके कि हम ये परचेज कर रहे हैं, हम इस कस्टमर के लिए परचेज कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं परचेज ऑर्डर। सो नेक्स्ट जो है इसमें हम दोस्तों परचेज ऑर्डर्स, अगर सपोज हम डायरेक्टली परचेज करते हैं, हमारा छोटा सा बिजनेस है, तब तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमारा कोई बड़ा बिजनेस है और हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट डालते हैं, फिर परचेज ऑर्डर प्लेस हम बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम परचेज करते हैं, तो दोस्तों उस केस में हमें इसे एक्टिवेट करना होगा, ठीक है जी। और नेक्स्ट है मैसेजेस, डिफ़ॉल्ट ईमेल मैसेजेस सेंड विद परचेज ऑर्डर। तो एक सेकेंड, तो दोस्तों ये भी ऐसे ही है सेल्स की तरह, ठीक है। जैसे हमने सेल्स में डिफ़ॉल्ट ईमेल देखी थी, तो ये इसमें जिससे हम परचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं उसको हम मेल डालने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। सो इसमें सबसे पहले आता है कि फर्स्ट मंथ ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो इसमें जैसे हमारे केस में अप्रैल होता है तो हम अप्रैल डाल सकते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट मंथ ऑफ टैक्स ईयर, ठीक है। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अप्रैल होता है, तो वो सेम एज ऊपर जो हमने सेलेक्ट किया वही आ जाएगा। और अकाउंटिंग मेथड्स, तो इसमें अगर सपोज हमारा कैश काउंटिंग है तो हम कैश काउंटिंग डालेंगे,
जैसे सोसाइटीज़ में मैं देखता हूँ RWA में कैश काउंटिंग चलती है, और बाकी हमारे जो बिजनेसेस होते हैं उनमें एक्रूअल काउंटिंग चलती है। तो हम वहाँ पे ये हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और क्लोज द बुक्स। दोस्तों क्या होता है कि अगर आपका 1 साल पूरा हो गया है और आप चाहते हैं कि कोई भी यूज़र आपके अकाउंट्स में कोई भी छेड़खानी ना करे जिसको आपने एक्सेस दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लोज द बुक्स पे क्लिक कर सकते हो और एक पासवर्ड वगैरह या एक पहले डेट डालिए, किस तारीख से पहले जो प्रीवियस है इससे पहले कोई भी आपकी छेड़खानी या कोई एडिट नहीं कर सकता। हाँ, रिव्यू कर सकता है बट एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। और चेंजेस आफ्टर रिव्यू, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन है कि आप जब चेंज करेंगे तो आपको वार्निंग देगा, और एक है कि आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो आप उसमें अपना पासवर्ड डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट सिलेक्शन। तो इसमें आप अगर आपकी हर आइटम के ऊपर टैक्स लगता है तो तो आप देख सकते हैं कि आप अगर अलग से उस पर टैक्स लगाते हैं तो आप एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 100 रुपीज़ की आइटम है तो प्लस 18% टैक्स, ठीक है। और अगर आपकी इंक्लूसिव है तो आप इंक्लूसिव कर सकते हो। अब आप सपोज MRP पे बेचते हो तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। अगर आप उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता तो आप आउट ऑफ स्कोप ऑफ टैक्स कर सकते हो, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट है हमारा कंपनी टाइप। अब इसमें हमारा सोल प्रोप्राइटर है तो आपको पता ही होगा। चार्ट ऑफ अकाउंट्स, एनेबल अकाउंट्स नंबर। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट जो होते हैं उसमें नंबरिंग अगर हमने एक्टिवेट करनी है। अब ये थोड़ा सा नया होगा हमारे यहाँ इंडियंस के लिए, पर US में ये आम है। वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे सबसे पहले एक जो चार्ट ऑफ अकाउंट होता है उस पर नंबरिंग होती है, और हर एक अकाउंट को एक नंबर दिया होता है। उसका ऑर्डर कैसे होता है कि एसेट को 1, लायबिलिटी को जो भी लायबिलिटीज़ है उसको 2 देंगे, वो 2 से स्टार्ट होगी, और रेवेन्यू या इनकम जो है वो 3 से, एक्सपेंसेस 4 से, और अदर इनकम 5 से, और 6 से अदर एक्सपेंसेस। तो इस तरह से वो ऑर्डर बना लेते हैं दोस्तों, और आप चाहो तो थोड़ा सा अलग तरीके से भी बना सकते हो, बट उसका ऑर्डर ऐसे ही होगा, पहले एसेट्स, फिर लायबिलिटीज़, फिर रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस, फिर अदर इनकम, फिर अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा जैसे मर्जी कर सकते हो, बट वो ऑर्डर ऐसे ही होना चाहिए जो US में फॉलो होता है। इंडिया में मुझे लगता नहीं इसको यूज़ करने की रिक्वायरमेंट है हमें। नेक्स्ट है कैटेगरीज। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि यहाँ पे है ट्रैक क्लासेस और ट्रैक लोकेशन। तो हम कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट के खर्चे हैं तो हम उसको एक ग्रुप बना दिया अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, और हमने उसकी क्लास बना दी, तो हम उसको यहाँ पर हम एक्टिवेट कर सकते हैं और हम अपने क्लासेस बना सकते हैं। कहाँ बनानी है मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसमें लिखा हुआ कि आपको एक ही 1 ऑन ईच रो या 1 टू एंटायर रो, या आपको ट्रांजेक्शन वाइज आपको क्लास डालनी है, या फिर एंटायर जो ट्रांजेक्शन हैं जितनी भी है उनका सिंगल एक क्लास हो, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैक लोकेशन। सो दोस्तों अगर आपकी सिंगल आपका बिजनेस प्लेस है, लोकेशन है, तो इसको आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपकी ब्रांचेस है तो आप अपने ब्रांचेस का नाम डालकर, ठीक है, और आप उसको ऐसे कर सकते हो अलग अलग, जैसे आपका बिजनेस डिपार्टमेंट और डिवीज़न, और इसमें आप अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। जैसे ऊपर मैंने क्लास बताया था तो वो यहाँ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ठीक है जी, और ऊपर वाले क्लासिफिकेशन में आप ये कर सकते हो, जैसे आपका फैसिलिटी है, आपका कोई खर्चे हैं, रेंट से रिलेटेड है, यूटिलिटी है, जो फैसिलिटी क्लास में आते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले में आपके ऑफिस को, तो आप वो खर्चों को उसका अलग से क्लास बना सकते हैं, फैसिलिटी क्लास। और सपोज आपकी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है तो आप एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड बना सकते हैं क्लास, और ठीक है, इस तरह से आप अलग अलग क्लास बना सकते हो।
क्लासिफाई करने के लिए कि वो किस क्लास का है। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारा है ऑटोमेशन। प्री फाइल फॉर्म्स का मतलब यहाँ पे आप बिल भी लगा सकते हो, सेल बिल, परचेज बिल, या फिर आप उसको एक्सपेंसेस के जो अलग से फॉर्म होते हैं जो आप मैंने आपको बताया था कि ये इनको आप वाउचर भी कह सकते हो हमारे इंडियन लैंग्वेज में। विद प्रीवियस एंटर्ड कंटेंट, इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी का भी नाम डालोगे, किसी सप्लायर का या कस्टमर का, तो ऑलरेडी उसका प्रीवियस जो होगा वो कंटेंट अपने आप ही काउंट्स वगैरह, डेट वगैरह सब कुछ उठा लेगा। ठीक है, अगर वो एक्टिवेट करना चाहते हो तो आप उसको ऑन कर दीजिए, अदरवाइज ऑफ रहने दीजिए। नेक्स्ट है ऑटोमेटिकली इनवॉइस अनबिल्ड एक्टिविटी। अगर सपोज आपने कस्टमर ट्रैकिंग एक्टिवेट कर रखी है बिलेबल एक्सपेंसेस के लिए, तो इसमें क्या होगा कि आपने जिस कस्टमर के लिए भी बिल किया है, सपोज आप उसका बिल काटना भूल गए हो, तो अपने आप ही उसका बिल काट देगा। ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक अप्लाई बिल पेमेंट। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप इसको एक्टिवेट कर देंगे तो क्या होगा कि जब भी आप बिल की पेमेंट करेंगे किसी की, तो वो सबसे जो लास्ट बिल है, सबसे जो पुराना बिल है, उसको वो अपने आप ही एक्टिवेट अप्लाई कर देगा कि ये जो पेमेंट है वो इसके लिए है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है टाइम ट्रैकिंग। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा क्या है कि ऐड सर्विस फील्ड टू टाइम शीट। आपने क्या क्या सर्विस परफॉर्म की है वो आप अपने टाइम शीट में शो कर सकते हो। इंडिया में हमें टाइम शीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती दोस्तों, बट अगर आप यूएस का काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको टाइम शीट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अगर आप किसी की टाइम शीट फिल कर रहे हो तो वहाँ पर उसमें डालना पड़ेगा कि उसने जो ये काम किया है, टाइम लगाया है, वो किस सर्विस में लगाया है। ठीक है, मेक्स सिंगल टाइम एक्टिविटी बिलेबल टू कस्टमर। सो दोस्तों इसमें क्या होता है, वन टाइम शीट एड्स सो इसमें सिंगल टाइम एक्टिविटी बिलेबल टू कस्टमर। उसमें क्या होता है कि दोस्तों अगर आपका कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, वो एक बार में ख़त्म हो गया है। ठीक है, जैसे एसी क्लीनिंग के लिए कोई आया था तो एक बार में उसका काम हो गया, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आया था कि आप क्या इसको कस्टमर को बिल करना चाहते हो। ठीक है, तो वो ऑप्शन लाने के लिए आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन टाइम शीट ऐड ए चेक बॉक्स टू स्पेसिफाई वेदर एक्टिविटी शुड बी बिल्ड टू द कस्टमर। तो वहाँ पे एक चेक बॉक्स जो है वो आ जाता है चेक करने के लिए, चेक का मतलब टिक्का लगाने के लिए। ठीक है, शो बिलिंग रेट टू यूजर्स एंटरिंग टाइम। दोस्तों अगर आपका सेम है, जितना आप अपने एम्प्लॉयज़ को या कॉन्ट्रैक्टर पे किसी को रखा हुआ है उसको दे रहे हैं, और वैसा ही वही सेम रेट आप कस्टमर से ले रहे हो, बाकी ये पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। और अगर नहीं तो हम उसको छोड़ देंगे। फर्स्ट डे ऑफ वर्क वीक संडे से है या मंडे से है, तो वो आप देख लीजिए। वैसे मंडे से ही हम इसको मानते हैं। ठीक है, सो इसके बाद आता है करेंसी। दोस्तों कभी भी इस ऑप्शन को कभी एक्टिवेट मत करना, क्योंकि एक्टिवेट आप तभी आपको करना चाहिए अगर आपके पास मल्टीपल करेंसी में आप सेल बिल्स आप बना रहे हैं। ठीक है, और अदरवाइज अगर आपने गलती से भी इसको एक्टिवेट कर दिया तो ये कभी भी टर्न ऑफ नहीं होगा। आपको हमेशा मल्टीपल करेंसी आपके क्यूबीओ में शो होगी। ठीक है, तो इसका मेक श्योर रखना, इसको अगर आपको मल्टीपल करेंसी की रिक्वायरमेंट है तो उसको ऑन करना, अदरवाइज इसको ऑफ ही रहने देना। सो इसके बाद आती है अदर परफॉर्मेंस, अदर प्रेफरेंस। सो इसमें आता है डेट फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट कैसा चाहिए वो डाल सकते हो। ठीक है जी, जैसे यूएस में पहले मंथ आता है, इंडिया में पहले डेट आती है, तो उस हिसाब से। ठीक है, नंबर फॉर्मेट, आपको कैसा फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, इसमें क्या इसमें आप देखोगे कि बीच में गैप है, इसमें बीच में डॉट है। ठीक है जी, और
ये जो फॉर्मेट है ये मुझे लगता है ये मिलियंस वाला है और ये इंडिया वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर लेवल, ठीक है जी। कस्टमर लेवल आपको क्या देना है वहाँ पर, आपको जैसे सोसाइटी में मेंबर्स डाल देते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई मेडिकल से रिलेटेड है वो आप पेशेंट्स का डाल सकते हो, अगर आपका रेंट से रिलेटेड है बिजनेस तो आप टेनेंट डाल सकते हो, ठीक है। क्लाइंट सर्विस है तो क्लाइंट, कस्टमर है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। वन इफ डुप्लीकेट चेक नंबर इज यूज्ड, ये तो हमेशा ही एक्टिवेट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आपने एक ही चेक को 2 बार कर दिया तो आप यहाँ पे आपको वो वार्निंग दे देगा। वार्न मी व्हेन आई एंटर ए बिल नंबर दैट ऑलरेडी बीन यूज्ड फॉर दैट सप्लायर। अगर आप डबल बिल बुक कर रहे हो किसी सप्लायर का तब भी आप इसका एक्टिवेट कर सकते हो, ये बहुत अच्छा फंक्शन है। वहाँ इफ डुप्लीकेट जनरल नंबर इज यूज्ड, हाँ इसके लिए भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपको जनरल एंट्री डाल रहे हो तो उसका एक नंबर आपने डाला हुआ है और आप दोबारा से सेम ही डाल रहे हो, ठीक है, तो वो आपको वार्न कर देगा। साइन मी आउट इफ इनएक्टिव। और दोस्तों अगर सपोज हम क्यूबियो हम कुछ ब्रेक के लिए चले गए हैं तो हम इसको साइन आउट कर सकते हैं, अपने इनएक्टिव कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि हमारे पीछे कोई हमारा क्यूबियो चेक ना कर रहा हो। हमें 1 घंटे बाद ये अपने आप साइन ऑफ हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, या फिर 2 घंटे बाद आप वो उस हिसाब से कर सकते हैं। सो दोस्तों थैंक्स, आपने ऑलमोस्ट 36 मिनट्स लगा दिए हैं इसको समझने में। और ये हमारा सेकंड स्टेप होगा कि जब हमने अपना क्यूबियो ले लिया है, सब्सक्राइब कर लिया और हमें अपनी अकाउंट्स से रिलेटेड जो भी हमारी बेसिक सेटिंग्स होती है वो हमने इसमें डालनी होती है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद हमारा मेन जो होगा वो हमें अपना सेल का फॉर्मेट देखना होगा कि हमें कैसा सेल का बिल कस्टमाइज करना है, ठीक है। और उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो अगर आपका कोई पुराना किसी सॉफ्टवेयर में आपका है तो उसके लिए हम बैलेंस शीट को कैसे डालेंगे वो उसके बारे में मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं, कैसे हम क्यूबियो के अंदर उसका बैलेंस हम इसमें डालते हैं, ठीक है। सो दोस्तों थैंक्स आपके टाइम के लिए। अगर आपको अच्छा लगे या फिर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड काउंटिंग बैकग्राउंड का है तो आप उसको शेयर कर सकते हो।